नमस्कार। साइंस नॉलेज बूस्टर्स की इस सीरीज में मैं एनके सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास रहेगा कि देश दुनिया से जुड़ी हुई वे खबरें, वे जानकारियां जो आपके मन मस्तिष्क में एक कौतूहल पैदा करती हैं, उन तमाम जानकारियों को आपको बहुत सहज और सरल भाषा में मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। आज के इस खास सेशन में मैं बात करूंगा ब्लैक वाटर, यानी कि जिसे आप एल्कलाइन वाटर के नाम से भी संबोधित करते हैं। साथ ही साथ हम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी पर भी बात करेंगे और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के विषय में भी हम जानकारियों को उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं ब्लैक वाटर, जिसे आप एल्कलाइन वाटर या काला पानी के नाम से भी संबोधित करते हैं। आप मेरे पीछे कुछ फिगर्स देख रहे होंगे। इन फिगर्स को आपको नहीं देखना है, इनके हाथों में जो बॉटल है उस बॉटल को आपको देखना है। इसी बॉटल को आमतौर पे आप एल्कलाइन वाटर के नाम से संबोधित करते हैं। बाजार की में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 100 रुपए से लेकर के 100 रुपए एक बॉटल की कीमत होती है, पानी की कीमत होती है। 100 से लेकर के इसकी कीमत हजारों में भी होती है। तो आखिरकार इस बॉटल में जो पानी है, इस पानी की क्या खासियत है, इसके मुद्दे पर हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जो पानी आप पीते हैं उसका पीएच मान होता है 7, लेकिन यह जो एल्कलाइन वाटर होता है इसका पीएच मान 8 से लेकर के 9 तक होता है, जो कि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाने की कोशिश करता है। आप सभी ये जानते हैं कि पीएच वैल्यू अगर 7 रहती है तो उसे उदासीन कहते हैं, और 7 के बाद जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ती जाती है उसमें क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित करने का गुण जो होता है वो दिखने लगता है। तो ये जो एल्कलाइन वाटर होता है इसकी पीएच वैल्यू की अगर बात करेंगे तो याद रख लेना वो 8 से लेकर के 9 होता है, और इसी वजह से इसे हम एल्कलाइन वाटर के नाम से संबोधित करते हैं। अब इसके कई ढेर सारे बेनिफिट होते हैं, तभी ये जितने भी सेलिब्रिटी आपको देख रहे हैं, इन सेलिब्रिटी के हाथ में आप इन एल्कलाइन वाटर को देखते हैं। आमतौर पे अभी पिछले लगभग 8 महीनों से ये बहुत चर्चा का विषय रहा, क्योंकि ये आपके शरीर से, आपके हेल्थ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ा हुआ है। आखिर इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं आपको ऐसे 7 बेनिफिट पर बात करूंगा जो कि एल्कलाइन वाटर के पीने से होता है। सबसे पहले आप सभी लोग ये जानते हैं कि एल्कलाइन वाटर जो है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये आपके अमाशय में या आपके पेट में जो अम्लीयता होती है, एसिडिटी की जो समस्या होती है, वो समस्या को दूर करता है। दूसरी बात अगर बात करें, यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं जैसे कि वेट लॉस में भी ये बहुत कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया कि ये पीएच बैलेंस भी करता है। आपके शरीर की में पीएच बैलेंस होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी ये जानते हैं कि कहीं पर अम्लीयता और कहीं पे क्षारीयता आपके शरीर में होती है, तो एल्कलाइन वाटर जो होता है वो आपके शरीर में पीएच को भी संतुलित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। साथ ही साथ ये बोन के हेल्थ में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके अस्थियों के फॉर्मेशन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि इस एल्कलाइन वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, अन्य सारे के सारे तत्व बहुत अच्छे प्रकार से पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम तो हाइड्रेशन की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। जो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, निर्जलीकरण की अवस्था आती है, उस निर्जलीकरण की अवस्था को ठीक करने में इस एल्कलाइन वाटर आपकी हेल्प कर सकता है। हार्ट हेल्थ यानी कि हृदय संबंधी बीमारियों के लिए भी ये फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ याद रख लेना, ये एक प्रकार के एनर्जी को देने में सहायक की भूमिका में होता है। याद रखना, पानी पीने से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हां, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में एक सहायक की भूमिका में ये एल्कलाइन वाटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शायद इसी वजह से इसका प्राइस बाजारों में बहुत ज्यादा महंगा है सामान्य पानी की अपेक्षा। और साथ ही साथ इसके फायदे भी अगर आप देखेंगे सामान्य पानी से काफी ज्यादा हद तक अधिक हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक पर। जो दूसरा टॉपिक है वो मैं बात करूंगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पे। आमतौर पे आप सभी इसको बीमारी के नाम से जानते हैं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है ये वास्तव में आपके शरीर का एक अंग है, और ये अंग पहले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आपके शरीर में कार्य करता था, लेकिन आज के समय में नहीं।
आज के समय में ये आपके शरीर का एक वेस्टेजियल ऑर्गन बन चुका है, अवशेषी अंग बन चुका है। अवशेषी अंग ऐसे अंगों को कहते हैं जो पहले कभी कार्य करते थे, लेकिन आज के समय में वो अवशेष के रूप में आपकी बॉडी में, आपके शरीर में उपस्थित हैं। जैसे कि कान के नीचे लटका हुआ हिस्सा, पिन्ना जिसको आप कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर का एक अवशेषी अंग है। जैसे कि जो थर्ड मोलर है, जिसको आप विजडम टीथ कहते हैं, वह भी एक प्रकार का अवशेषी अंग है। ठीक उसी प्रकार से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी आपके शरीर का एक अवशेषी अंग के रूप में काउंट किया जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से से, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा होता है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, जिसको आप सीकम कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, सीकम, सीकम से संलग्न रहता है, सीकम से ये जुड़ा रहता है। जब छोटी आंत से कोई भोजन का कण बड़ी आंत में जाता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ भोजन के कण जो होते हैं छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते समय इस अपेंडिक्स में प्रवेश कर जाते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर कुछ दिनों के पश्चात इसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से जो है यहां पर एक रोग होता है जिसको अपेंडाइटिस कहते हैं। याद रखना, अपेंडिक्स अंग है और अपेंडाइटिस एक प्रकार का रोग है जिसमें इस अपेंडिक्स नामक संरचना में इन्फेक्शन आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर कई बार स्थिति बिगड़ती है तो इस अपेंडिक्स को काट करके अलग कर दिया जाता है। चूंकि मनुष्य के शरीर का यह एक प्रकार का अवशेषी अंग है, इस वजह से अगर ये हमारे शरीर में रहे या न रहे, हमको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि एक नॉर्मल अपेंडिक्स कैसा होता है और जब इसमें इंफेक्शन हो जाता है और अपेंडाइटिस नामक रोग हो जाता है तो फिर क्या होता है, किस तरीके से परिवर्तन होता है, इस फिगर में आप देख सकते हैं। अब तीसरे मुद्दे पर आज की बात करते हैं। ये एक सामान्य बीमारी है जिससे आमतौर पे चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो सभी लोग पीड़ित होते हैं। हाँ, बात करने में अक्सर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जिसको आप आमतौर पे कब्ज के नाम से संबोधित करते हैं। कब्ज क्या होता है इसको समझने के लिए फिर से मैं उसी फिगर पे आता हूं तो आपको मैं बेहतर ढंग से समझा पाऊंगा। जब छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है, वास्तव में वो भोजन नहीं होता है, वो वेस्ट होता है, वो मल होता है। बड़ी आंत के माध्यम से उस मल को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। बड़ी आंत का काम यही होता है कि वो मल को आपके शरीर में भोजन के उपरांत जो मल बनता है उस मल को शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। तो जब ये मल जो है बड़ी आंत से हो करके जाता है तो इसको जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, और यदि पानी कम हो तो ये मल कठोर हो जाता है, सूखा हो जाता है, जिससे ये बड़ी आंत में सरक नहीं पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, और ये मल जो है रुकने लगता है इस बड़ी आंत में। और जब बड़ी आंत में रुकने लगता है तो इसी बीमारी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कब्ज। अब कब्ज से कैसे हमें छुटकारा पाना है उसके लिए कुछ हमें एहतियात बरतने पड़ेंगे। जैसे हमें ऐसे भोजन ग्रहण करने पड़ेंगे जिसमें हाई फाइबर हो, यानी कि उच्च फाइबर हो। फाइबर वे पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा तो नहीं देते, जो पोषक पदार्थ के अंतर्गत भी नहीं आते। एनसीईआरटी ने कभी इसको पोषक पदार्थ का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन फाइबर के अंदर जल ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है। जल ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, तो यह जल को एब्जॉर्ब करता है तेजी के साथ में, जो भोजन को आगे बड़ी आंत में सरकने में सहायता करता है। तो यह याद रख लेना, फाइबर युक्त हमें आहार ग्रहण करने चाहिए। खास करके हमें पपीता का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का हमें सेवन खूब अच्छे तरीके से करना चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए, खजूर का सेवन करना चाहिए। वे सारे के सारे भोज्य पदार्थ जिसमें फाइबर पाए जाते हैं हमें अच्छे तरीके से ग्रहण करने चाहिए। साथ ही साथ हमें पानी जो है खूब जबरदस्त तरीके से पीना चाहिए, हमें एक्सरसाइज जबरदस्त तरीके से करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ हमें कोलन यानी कि जो बड़ी आंत का हिस्सा है उसका खूब अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसाज करना चाहिए, है ना, मसाज करना चाहिए। और याद रख लेना, हमें जो है टॉयलेट
वॉशरूम जो है, जब भी हमारा ब्रेन इस बात को मैसेज दे कि नहीं अब हमें मल का परित्याग करना चाहिए, हमें बिना किसी हिचकिचाहट के मल का परित्याग उसी समय करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जैसे हमारी बड़ी आंत में जितना देर तक रुकेगा उतना देर तक हमारी बड़ी आंत जल को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस मल से जल की कमी हो जाएगी, जो आगे चल करके कॉन्स्टिपेशन का प्रमुख कारण बनेगा। तो आशा करूंगा इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी होंगी। आशा करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे के सारे टॉपिक को समझ भी रहे होंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट्स करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।